हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस फर्स्ट का फोर्थ टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शेप, मास एंड वैलेंसी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मॉलिकुलर मास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली लास्ट में हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ के जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कैन यू रिकॉल, ये हमारे सिलेबस से कट है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। हम डायरेक्टली आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंजेस होता है तो जो कॉम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का वो भी बदल जाता है। द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट इन दिस रिगार्ड वेयर परफॉर्म बाय साइंटिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा एक फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया 18th और 19th सेंचुरी में। वाइल डूइंग दिस दे मेजर एक्यूरेटली द सब्सटेंस यूज एंड फॉर्म एंड डिस्कवर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते समय उन्होंने जो सब्सटेंस दिया था उसको परफेक्टली एक्यूरेटली उन्होंने मेजर किया है, उसको फॉर्म किया है और उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया। साइंटिस्ट कुड देन राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। साइंटिस्ट ने फिर क्या किया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला बताए एंड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी बताया। हेयर वी शॉल वेरीफाई द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन्स ऑफ नॉन मॉलिकुलर फार्मूला। अब यहाँ पे हम एक केमिकल कॉम्बिनेशन फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको अपैरेटस की क्या क्या आवश्यकता है, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स एंड बैलेंस एक्सेट्रा, ये तीन चीज़ें हमको लगेंगी। और केमिकल्स में हम क्या क्या लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम फॉस्फेट Na2SO4 एंड कैल्शियम ऑक्साइड CuO एंड वाटर H2O। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, टेक 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क एंड पुट 18 ग्राम वाटर इन इट। एक बड़े से कोनिकल फ्लास्क में हमको क्या लेना है, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसमें हमको क्या करना है, 15 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, फिर हम देखना है में क्या होगा। तो क्या होगा, दोनों जो सोल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएंगे। मेजर द मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म, दोनों का मास हमको वेट करना है। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड एंड राइट योर इन्फ्रेंसेस। और सेकेंड एक्टिविटी है टेक अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन अ कोनिकल फ्लास्क। हमको कोनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम फास्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब। और सोडियम फास्फेट को हमको टेस्ट ट्यूब में लेना है। टाई अ थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब एंड इंसर्ट इन द कोनिकल फ्लास्क। उस टेस्ट ट्यूब को हमको थ्रेड से क्या करना है, बांधना है और उसको किस में इंसर्ट करना है, कोनिकल फ्लास्क में। सील द कोनिकल फ्लास्क विद द एयर टाइट रबर कॉक। उस कोनिकल फ्लास्क को एयर टाइट रबर कॉक से क्या करना है, सील कर देना है। वेट मास ऑफ द कोनिकल फ्लास्क यूजिंग बैलेंस। अब उस कोनिकल फ्लास्क को हमको वेट करना है। नाउ tilt the conical flask so that the solution in the test tube gets poured in the conical flask। अभी वो टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, उल्टा करना है, जिससे क्या होगा, दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएंगे। नाउ वेट मास ऑफ द कोनिकल फ्लास्क अगेन, फिर से उस कोनिकल फ्लास्क का हमको वेट करना है। विच चेंजेस डिड यू नोटिस। तो देखते हैं, अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सोडियम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 फर्स्ट है और भी हमारा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें है सोडियम फास्फेट। तो दोनों का जो हम लोगों ने वेटिंग किया तो 300.23 ग्राम आया। जब हम दोनों को मिक्स कर दिए तो भी हमारा सेम वेट शो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इन द अबव एक्टिविटी द मास ऑफ द ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ द मैटर न्यूली फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इक्वल। अब यहाँ पे दोनों के जो मास है, जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका मास और जो हमारा पहला जो प्रोडक्ट था उसका मास, दोनों का मास इक्वल है। इन 1785 फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी Lavoisier informed from the teacher that there is no rise or drop in the mass of the matter during a chemical reaction। अब ये लॉ उन्होंने बताया कि there is no rise, मतलब उसमें से कोई भी चीज़ बढ़ता नहीं है ना तो ड्रॉप होता है। मास ना तो बढ़ता है ना तो ड्रॉप होता है केमिकल रिएक्शन के समय। In a chemical reaction, the total mass of the reactant is same as the total mass of the product formed due to the chemical reaction, and this is called as a law of conservation of matter। अब इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। इन 1794 द फ्रेंच साइंटिस्ट J.L. Proust stated the law of constant proportions as the proportion by mass of the constituent elements in the different sample of the compound is fixed। उन्होंने क्या बताया कि
जितने भी डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मास होता है हर एलिमेंट का वो फिक्स होता है। एग्जांपल, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज इज 1:8, मतलब वाटर का जो रेशियो है 1:8 है। दिस मीन्स दैट द 9 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमको 9 ग्राम वाटर अगर फॉर्म करना है तो वहाँ पे हमको 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 8 ग्राम हमको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज इज 3:8। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो 3:8 है। दिस मीन्स दैट 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज अ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ मास कार्बन ऑक्सीजन 3:8। ये हमारा जो पार्ट है वेरिफिकेशन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हमारे सिलेबस से कट है, इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं हम एटम पे। यहाँ पे हम साइज, मास एंड वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का पार्ट है कैन यू रिकॉल, वो भी हमारे सिलेबस से कट है, उसको हमको डिस्कस नहीं करना है। वी हैव लर्न दैट द सेंटर ऑफ एटम इज द न्यूक्लियस। अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो सेंटर में होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है, एंड दैट देयर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वाइल द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट मेक अप न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन्स, मीन्स जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। द साइज ऑन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। उसका जो साइज होता है उसके रेडियस से डिसाइड होता है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब न्यूक्लियस से लेकर उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसका जो डिस्टेंस होता है उसे हम उसका साइज बोलेंगे। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमको चार्ट में कुछ रेडियस दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं द मास ऑफ एन एटम। अभी हम इसका मास क्या है वो डिस्कस करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इज न्यूक्लियस। जो उसका मास होता है उसके न्यूक्लियस में स्थित होता है, एंड इट ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये किसके वजह से होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक मास नंबर। ये हमारा एटॉमिक मास नंबर का डेफिनेशन है कि जितने भी हमारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स इनका जो एडिशन होगा उसको ही हम एटॉमिक मास नंबर बोलेंगे। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अभी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के साथ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। एन एटम इज अ वेरी टाइनी, देन हाउ टू डिटरमाइन इट्स मास। अभी ये बहुत छोटे होते तो हम उसका कैसे कर सकते हैं। साइंटिस्ट टू फेस दिस क्वेश्चन, साइंस को भी ये सामने क्वेश्चन आया। It was not possible for scientists of the 19th century to measure atomic mass accurately. 19th century तक साइंटिस्ट को ये नॉलेज नहीं था कि उसको वैसे मेज़र करना है। Therefore the concept of relative mass of an atom was put forth. तो ये relative mass of an atom का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। रेफरेंस एटम was required for expressing the relative mass of an atom. उसके लिए हमको रेफरेंस एटम चाहिए था। द हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट वाज इनिशियली चूजन एज द रेफरेंस एटम। उस समय हाइड्रोजन एटम जो था सबसे हल्का एटम था, वही हमारा रेफरेंस के लिए यूज़ हुआ। द रिलेटिव मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम विच हैज़ ओनली वन प्रोटॉन इन न्यूक्लियस वाज एक्सेप्टेड एज 1। अभी हाइड्रोजन में क्या होता है, ओनली 1 प्रोटॉन्स होते हैं। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव एटम मास ऑफ वेरियस एटम बिकम इक्वल टू देयर एटॉमिक मास नंबर P+N। अभी यहाँ पे चार्ट में हमको बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास बताए गए हैं, आप वो देख सकते हैं। टुडे वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम डायरेक्टली। अभी आज के समय में हमारे पास बहुत ही हाईली मेथड्स है मास ऑफ एटम को डिटेक्ट करने के। हेंस इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास, unified mass has now been accepted as a unit of atom mass. It is called as a Dalton and its symbol is U, and 1 U is equal to 1.66053904 into 10 raised to -27 kg। ये आपको याद रखना है, 1 U का वैल्यू है। नेक्स्ट है केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। अभी केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। डाल्टन यूज सर्टेन साइन टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल
हाइड्रोजन के लिए उन्होंने 0 पॉइंट करके ऐसा सिंबल यूज़ किया है। सी फॉर द कॉपर, टुडे यूज़ द सिंबल डिटरमाइंड बाय IUPAC। आज हम IUPAC के द्वारा डिटरमाइन किया गया है ही हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। देयर आर द ऑफिशियल नेम एंड सिंबल आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ये जो है IUPAC पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। द करंट मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल इज लो बेस्ड ऑन द मेथड इन्वेंटेड बाय Berzelius. According to this method, the symbol of element is either the first letter of the first and the second another suffix letter। अभी आज के डेट में जो यूज़ करते हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर कैपिटल फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे और फर्स्ट एंड सेकंड लेटर दोनों यूज़ करेंगे, और जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये हमारे सिलेबस से कट है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम डायरेक्टली आते हैं मॉलिकुलर मास पे। अभी मॉलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक चार्ट बताया गया है, इस चार्ट के माध्यम से हम मॉलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करते हो देखते हैं। द मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइटम्स इन द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब मॉलिकुलर मास क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है उनका जो एडिशन होता है उसको हम इसमें लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे अभी मॉलिकुलर मास इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट डाल्टन। अभी हमको इसका जो यूनिट लेते हैं हम लोग डाल्टन लेते हैं, जिसका सिंबल है U। हाउ टू डिड्यूस द मॉलिकुलर मास ऑफ H2O। अभी यहाँ पे हमको H2O का कैसे मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है वो हमको यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले हमको इस तरह का एक चार्ट बनाना है। फर्स्ट जो हम लेंगे वो मॉलिक्यूल लेंगे, तो यहाँ पे हमने जो मॉलिक्यूल है हमारा वो क्या है, H2O है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अभी इसमें कितने एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं इस H2O में, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आएंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऊपर की तरफ हमको हाइड्रोजन लिखना है और नीचे की तरफ हमको ऑक्सीजन लिखना है। एटॉमिक मास, अभी हमके दोनों के एटॉमिक मास को लिखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। अब उस मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे H2 लिखा गया है, मीन्स हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पे हम कॉलम में 2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन हमारा सिंगल है तो हमारा 1 होगा। नेक्स्ट है एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स। अभी एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है, तो एटॉमिक मास है 1 और नंबर ऑफ एटम्स है 2, तो 1 इंटू 2 एंड ऑक्सीजन का है 16 इंटू 1। मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो लिखना है, तो 2 1 2 एंड 16 1 16। फाइनल स्टेप में क्या करना है, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस एटॉमिक मासेस ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। तो मॉलिकुलर मास क्या हुआ हमारा 18 हुआ। तो इस तरह से हमको मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे एटॉमिक मॉलिकुलर मास फाइंड आउट, NaCl, MgCl, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मोल पार्ट है वो सिलेबस से कट है, हमको ये नहीं डिस्कस करना है। ये पेज का पूरा पार्ट हमारा कट है, इस पेज पे हमको कुछ नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग डायरेक्टली आते हैं नेक्स्ट पेज पे। एवोगाड्रो नंबर, the number of molecules in 1 mole of any substance is constant. The Italian scientist Avogadro did fundamental work in this concept. Therefore, this number is called as Avogadro number and denoted by symbol n, और नीचे हमारा स्मॉल a ले रहेगा 10। अभी जो Avogadro नंबर है उसका जो साइंटिस्ट ने ये इसको तो इसका जो वैल्यू है Avogadro नंबर का 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है किस तरह से Avogadro नंबर फाइंड आउट किया जाता है। तो आज यहाँ पे इन्होंने फाइंड आउट करके दिखाया, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वैलेंसी पे। इसके पहले वाले भी 8th स्टैंडर्ड में हमने वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। द कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी। जो एलिमेंट की जो कैपेसिटी होती है कंबाइन होने की उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय द स्पेसिफिक नंबर। ये एक स्पेसिफिक नंबर से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट विद अदर एटम। In 18th and 19th century, the law of chemical combination were used to find out the valencies of element. In 20th century, the relation of the valency of element with the electronic configuration was recognized.
अब यहाँ पे हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 दिया है और क्लोरीन का हमारा 287 दिया है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट 2:8 हो जाता है और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से उसको क्या हो जाता है, 288 हो जाता है। तो ये हमारा वैलेंसी होता है। तो यहाँ पे सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है और क्लोरीन की जो वैलेंसी वो भी 1 है। तो यहाँ पे हमको ये बताया गया है। आगे के जो पार्ट्स यहाँ पे सिलेबस से कट है, ये हमको नहीं पढ़ना है कैटायंस एनायंस के बारे में, और नीचे वाला भी पार्ट नहीं पढ़ना है। अभी डायरेक्टली आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हमको ओनली एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमको वैलेंसीज बताई गई है सबकी, कि वो लोग डिस्कस करना है। बाकी के जो ब्रैकेट के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कट है। नेक्स्ट हमारा केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ओनली ये थेरिकल पार्ट है, इसको डिस्कस करना ओनली। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड दैट इज द मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स, देयर आर कैटायंस एंड एनायंस। मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। देयर आर कैटायंस एंड एनायंस दैट इज द बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल, जिसे हम बेसिक रेडिकल्स या एसिडिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। दिस 2 पार्ट ऑफ अपोजिटली चार्ज, ये दोनों के जो चार्ज होते हैं वो अपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है तो एक दूसरा निगेटिव होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कॉन्स्टिट्यूट्स द एटॉमिक बॉन्ड। अब दोनों के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से क्या तैयार होता है, आयोनिक बॉन्ड। द नेम ऑफ द आयोनिक कंपाउंड कंटेन्स 2 वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड इज द name of the cations and the second is the name of anions. The example, the formula of compound such as sodium chloride is written by writing the symbol of the cation on the left and adjoining to the right is the symbol of anion. The charge are now shown through the number of ions is written in the subscript of the right of the symbol of the ion. In this case of composite radicals of the number is written on subscript outside the bracket including symbol. अब यहाँ पे हमको चार्ट में सबके बेसिक रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।